बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बड़ी अहम नशिस्त करने जा रहे हैं। आज के इंटरव्यू में जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो सोशल मीडिया पर अपने गुफ्तार की ताकत और इल्म के बदौलत उलमाए हक़ और ख़त्म नबूवत का दिफा नंगी तलवार से करते आ रहे हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त आपकी खिदमत में औलिया की सरज़मीन मुल्तान से हाज़िर हुए हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान हैं फोकस मीडिया के रूह रवां अमार ख़ान यासिर साहब। नाम तो आपने सुना होगा। बढ़ते हैं अपने मेहमान की जानिब। अस्सलाम वालेकुम अमार भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। पहले तो अमार भाई बहुत शुक्रिया, आपने कोहिस्तान टीवी को वक़्त दिया। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए यहाँ। बड़ी तो ये बताएं, मुल्तान को कैसा पाया? टू बी ऑनेस्ट अमार भाई, मुल्तान जब हम आ रहे थे तो हमारे जहन में एक डिफरेंट सा इमेज था। बहुत सारी चीज़ें यहाँ हमें यूनिक मिली, डिफरेंट मिली, मगर सबसे जो यूनिक चीज़ थी वो बताऊँ आपको, लोग बड़े खूबसूरत हैं। अच्छा अमार भाई, बढ़ते हैं अपने सवालों की जानिब। अच्छा ये बताइएगा, बहुत सारे हमारे जो नाजरीन हैं वो जानना चाहते हैं आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किस इलाके से है? मेरा जो ताल्लुक़ है वो विहाड़ी से है। विहाड़ी इज़ अ स्मॉल सिटी 100 किलोमीटर फार अवे फ्राम मुल्तान। लेकिन जो अक्सर लोग समझते हैं, कई दफ़ा मिलते हैं, विहाड़ी में भी कई ऐसे लोग मुझे मिले कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा जी मैं तो विहाड़ी का हूँ। कहा जी हम समझते हैं आप इस्लामाबाद से हैं या लाहौर से। इवन कि मैं अभी कराची, मेरा कोई तीसरा या चौथा चक्कर है जब से 2.5-3 साल में। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं कराची से हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पैदाइश, मेरी तालीम, मेरे वालिदैन सब विहाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं वहीं पे पैदा हुआ, वहीं पे मेरी शादी हुई और वहीं से अब मैं मुल्तान मूव किया है मैंने। 1 साल हो गया। वेरी ग्रेट। अच्छा अमार भाई, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए बड़े कोशां रहते हैं, सोशल मीडिया पर कब से मुंसलिक हैं आप? सोशल मीडिया मैं मदरसे पढ़ता था, मेरे ख्याल हमारा सादिसा का साल था, तो उस वक्त मुझे एक दोस्त ने तहरीर पढ़ाई कि ये तहरीर पढ़ो। वो एक किसी नए फितरे पे थी, तो मैंने तहरीर पढ़ी। तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है जिस पे तहरीर लिखी हुई है उर्दू में? उन्होंने कहा जी ये फेसबुक है। फेसबुक पे क्या होता है? उसने बताया भी ये कुछ होता है। मैंने कहा यार इन्होंने लिखा हुआ तो हम भी लिख सकते हैं। मैं उन्होंने डायरी लिखा करता था, बचपन से आदत थी। ये बच्चों का इस्लाम पढ़ते थे, तालीम व तरबियत पढ़ते थे, ये रिसाले पढ़ के कुछ लिखने की आदत हो गई थी। तो वहाँ से फेसबुक का पता चला तो फिर लिखना शुरू किया। उर्दू कीबोर्ड नया नया आया था उन दिनों, मेरे ख्याल 2015 की बात है या 16 की बात है। तो फिर मिशकात में पहुँचे तो चेंज हो रहा था सोशल मीडिया का मीडियम ज़रा, तो वीडियोज़ की तरफ लोग आ रहे थे। फिर इसको बहुत सारे लोगों को देखते हुए देखा बोलते हुए, तो फिर सोचा कि यार अगर ये बोल रहे हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते। तो चूँकि बैकग्राउंड था मेरा तकरीरी मुकाबलों का, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, मदारिस में, और विन किए थे कई कंपटीशन। फिर मेरा दोस्त है सलीम ताहिर, उसने भी इनकरेज किया, और दोस्त थे बहुत सारे, सईद अमन कुरैशी था, हुज़ैफ़ा था। तो उन्होंने कहा कि यार करते हैं, ये भी करके देखते हैं। तो बस ये ऐसे करते करते ही बस चल पड़े। मिशकात वाले साल 2018 में मैंने सोशल मीडिया पे वीडियोग्राफी की तरफ में आया और उसके बाद अब तक कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा अमार भाई, आप मदरसे की खेप हैं या दुनियावी तर्ज में आपकी परवरिश हुई है? नहीं, मैं मुकम्मल तौर पे एक मदरसे की खेप हूँ, पैदा होने के बाद से ही। क्योंकि हमारा जो घर का माहौल है, मेरे वालिद साहब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इंजीनियर हैं फैसलाबाद से, तो वो वहीं पे एग्रीकल्चर से ही उनका तबलीगी जमात से वाबस्ता हो गए थे और उन्होंने डिग्री ही 4 माह पूरे किए थे। और जो पैदा हुए तो उसी वक्त से दीनी माहौल तरबियत घर में देखी। तो वालदा का भी जमात के साथ काफ़ी वक्त लगाया, चिल्ला, बल्कि सफ़र भी हुआ बैरून का। वालिद साहब अभी हाल ही में बैरून के सफ़र से वापस आए। तो मैं पैदा हुआ था दीनी माहौल के अंदर। फिर पैदा हुआ तो अब्बा जी की ख्वाहिश थी कि मैं हिफ़्ज़ करूं और आलिम बनूं, तो हमने उसको लाज रखते हुए हिफ़्ज़ किया मदरसे में प्रॉपर। फिर जामिया इमदादिया फैसलाबाद में दाखिल हुए 8वीं के बाद। वहीं पे मैट्रिक की, साथ मदरसे का चलता रहा, मदरसे का सालसा पढ़ा, इंटर किया, खामसा पढ़ा, ग्रेजुएशन की, दौरा हदीस पढ़ा, साथ मास्टर्स किया। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे जो कुछ हूँ, जैसा हूँ, मैं मदरसे का तैयार करता हूँ। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि नंगी तलवार से आप दिफा करते हैं। बस अल्लाह ने जो सलाहियत दी है उसको, उस सलाहियत से इंसाफ करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अच्छा अमार भाई, मुल्क पाकिस्तान के जय्यद उलमा से आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, मुलाकातों का सिलसिला आपका रहता है, हम देखते हैं। सबसे इल्म वाला, जलाल वाला किस साल में दीन को पाया? बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सवाल किया आपने, बड़ा मुश्किल है। देखिए सैफुल्लाह भाई, हर मौसम में 10-15 फल होते हैं और हर फल का अपना जायका होता है, अपना टेस्ट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें मिठास सबसे ज़्यादा है, इसमें हर फल का अपना जायका होता है, अपना टेस्ट होता है, अपना लुत्फ़ होता है और अपना एक टाइम होता है।
اسی طرح جتنے بھی علماء کرام ہیں، میں الحمدللہ لوگ حیران بھی ہوتے ہیں کہ یار اتنے بڑے بڑے علماء تک کس طرح آپ پہنچ جاتے ہیں، رسائی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ مالک کا کرم ہے اور ان علماء کرام کی شفقت ہے، محبت ہے، عنایت ہے اس طالب علم پہ کہ وہ وقت دے دیتے ہیں. تو تمام علماء کرام جتنے بھی بڑے ہیں وہ تمام مسالک کے، صرف میں اگر دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے پڑھا ہوں تو میں صرف ان کے پاس نہیں جاتا، بلکہ ابھی حال ہی میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا انٹرویو کر کے آئے ہیں. علامہ ابتسام علیہ، میں واحد اہل حدیث عالم دین ہے، علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب، ان کا میں نے انٹرویو 2 دفعہ کیا ہے. علامہ ہشام صاحب کا کیا. تو ہر عالم دین کا ایک اپنا مزاج ہے، ان کا ایک اپنی مٹھاس ہے، ان کا ایک اپنا انداز ہے ٹریٹ کرنے کا. تو تمام علماء ہی میرے لیے بہت مقدم ہیں اور بہت ہی میرے لیے قابل عزت ہے، اور ہر ایک عالم سے مجھے بہت محبت ملی ہے. اور جب بھی انہیں دوبارہ فون کیا یا کسی مسئلے کے لیے کسی کے لیے انہوں نے بڑی محبت سے نوازا. اس لیے میں کسی کو کوئی اضافی نمبر نہیں دوں گا، سب کو 100/100 نمبر ہیں اور سب بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے متعلق ایک اور سوال کرتے ہیں. ظاہری بات ہے آپ جلسوں میں بھی جاتے ہیں، مختلف علماء کرام کے محفلوں میں بھی جاتے ہیں. کوئی ایک ایسا عالم دین بتا دیں جس پر ہمہ وقت لوگ اپنی جان کو نشاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اپنے اپنے حلقے میں ہر عالم ہی ایسا ہوتا ہے. دیکھیں نا، ایک عالم ہے وہ خانقاہ کا مولوی ہے، عالم ہے، اور پیر صاحب ہیں تو ان کے مرید ان پہ جان نشاور کرتے ہیں. ایک مفتی صاحب ہیں وہ مدرسے کے استاد ہیں تو ان کے طلبہ ان پہ جان نشاور کرتے ہیں. اب ایک مولانا صاحب ہیں وہ خطیب ہیں تو ان کے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ ان پہ جان نشاور کرتے ہیں. باقی میری ابھی تک ان سے ملاقات ہوئی نہیں ہے. میں جن کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان پہ لوگ اپنے سے محبوب ترین جو چیز ہوتی ہے بندے کو، وہ بچے ہوتے ہیں اپنے. میں بھی باپ ہوں، مجھے پتہ ہے میری بیٹی ہے مجھے خود سے زیادہ عزیز ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اس وقت پاکستان میں ایسے عالم دین ہے کہ ہر بندہ چاہے گا کہ اپنی جان ان پہ نچھاور کر دے. اور میری لیکن ابھی ملاقات ہے ان سے، لیکن انٹرویو نہیں ہے. انشاءاللہ 2022 میں کوشش کریں گے. گولز میں بالکل شامل ہے، جن میں جو بڑے انٹرویوز ہیں ان میں ایک مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں. تو میں ان کو سمجھتا ہوں، باقی بھی ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں یقیناً. اچھا، ویسے ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کو پوری دنیا سنتی ہے، ہم بڑا شوق سے سنتے ہیں. ان سے آپ کا انٹرویو رہا، ان سے مل کر کیسا لگا آپ کو؟ ڈاکٹر منظور مینگل صاحب، ابھی حال ہی میں جو میرا کراچی کا سفر تھا دسمبر 2021 کا، اس میں ان سے انٹرویو ہوا اور بڑا اچھا رہا وہ انٹرویو. لیکن وہ ذرا سنجیدہ نوعیت کا انٹرویو تھا. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بلکہ لوگوں نے کہا بھی کہ یار یہ سوال نہیں کیے. تو بڑا اچھا انٹرویو رہا ان سے، اور بڑا انہوں نے پیار سے نوازا، محبت سے نوازا، اور بڑا لطف آیا. لیکن وہ ذرا ملنگ سے بندے ہیں، سادہ مزاج آدمی ہے، بلوچ ہے نا، تو وہ فارمیلٹیز وغیرہ میں نہیں پڑتے، کہ سادہ مزاج آدمی ہے بس. سیدھا پنجابی میں کس طرح کہتے ہیں؟ پنجابی میں کیا کہیں گے کہ سیدھا سا بندہ ہے. جی سیدھا ملنگ بندہ ہے، ملنگ مزاج آدمی ہے. ہاں، بس جیسے پھر رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ ٹیپ ٹاپ کر لوں. جس طرح بڑے عالم دین ہوتے ہیں وہ اپنے ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی ہیں یا اپنے کرو فر کے ساتھ ہوتے ہیں. ظاہری بات ہونا بھی چاہیے، لیکن منظور مینگل صاحب سادہ سے آدمی ہیں. وہ بس جیسے بیٹھے ہیں، آ جاؤ بھائی جس نے آنا ہے مل لو. ان کی محفل لگی ہوئی تھی، ہم بھی وہاں جا کے بیٹھے، انٹرویو کا کہا، انہوں نے کہا بھی آ جائیں کر لیں. اچھا عمار بھائی، تحفظ اسلام کے لیے آپ کوشاں تو رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر لبرل وال بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، جب ہم آئے تھے اس میڈیم میں، سوشل میڈیا پہ ویڈیو کی طرف، تو اس وقت بنیادی طور پہ جو ہمارے مقاصد میں تھا وہ یہی تھا کہ یہ پروپیگنڈا وار چل رہی ہے. کہ آپ جیسے ابھی ہم مثال دیں کہ افغانستان میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ میدانی جنگ جیت چکے ہیں، لیکن پروپیگنڈا وار ان کے خلاف چل رہی ہے اس وقت. اور جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں وہ سارے، ہم کراچی میں تھے افغان وزراء کے وفد کے ساتھ، تو وہاں پہ ایک میٹنگ تھی جس میں فارماسیوٹیکل کے کچھ لوگ تھے. انہوں نے کہا جی آپ BBC کو بلائیں، آپ CNN کو بلائیں، وہاں پہ ان کو دکھائیں نا آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ عورتیں آ رہی ہیں، اسپتالوں میں کام کر رہی ہیں، اسکول کھلے ہوئے ہیں، بچیاں آ رہی ہیں، تو ان کو دکھائیں. انہوں نے کہا بھائی ہم بلا بلا کے تھک گئے ہیں، وہ آتے بھی ہیں، وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کرتے ہیں، ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، لیکن چلاتے نہیں ہیں. یہ پروپیگنڈا وار ہے، انہوں نے ان کو ڈیگریڈ کرنے ہیں. اسی طرح پاکستان میں لبرلز کے ساتھ 36 کا آنکڑا تو رہتا ہی ہے، دائیں بازو والوں کا اور دین سے محبت کرنے والوں کا. تو بس ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ ان کے پاس کوئی لاجک ہوتی نہیں ہے، ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ جی یہ داڑھی والا بندہ ہے، یہ ٹوپی والا بندہ ہے، یا یہ دین کی بات ہے تو بس اس پہ اعتراض، یہ عالم ہے تو بس اس پہ اعتراض کر دو، بے تکا اعتراض کر دو. اس کی کوئی لاجک نہیں ہوگی، کوئی ریزننگ پیچھے وجہ نہیں ہوگی. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی اپنی طرف سے ان کو جو جواب دینا ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ ہو، وہ لاجکس کی بنیاد پہ ہو، وہ منطق کے اصولوں کی بنیاد پہ ہو. جیسے فواد چودھری صاحب ہیں، ہمیشہ وہ علماء کے خلاف بولتے رہتے ہیں، مولوی کے خلاف بولتے رہتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو
उन्हीं की ज़ुबान में जवाब दें, हम कहते हैं जी ये हमारी कारकर्दगी है, ये हमारे मदरसे के बच्चों ने फ़लाँ यूनिवर्सिटी में, मदरसे के बच्चों ने टेक्नोलॉजी में पहली पोजीशन ली है, आपकी यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं ली। तो कोशिश होती है कि जो जिस तरह की बात करे उसको उसके मुताबिक कहते हैं ना कि मुंह देख के चपेड़ मारनी चाहिए, तो बस चेहरा देख के फिर जैसे ही वो चपेड़ एक्सपेक्ट कर रहा हो उसको लगा देते हैं। और मौका मुनासिबत तो ये तो ज़रूरी है। अच्छा अमर भाई, हम अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी रियासत में रहते हैं, बज़ाहिर तो एक इस्लामी मुल्क ही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त दीन के लिहाज से बड़ा काम कर रहा है। ज़ाहिरी बात है पूरे मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से कॉल्स आती होंगी जब आप उलमा हक़ का दिफ़ा करते हैं, ख़त्म नबूवत का दिफ़ा करते हैं, तो क्या तासुर होता है लोगों का? ये वो आप सवाल है आपका कि जिसकी वजह से बहुत सारे दोस्त मुझसे नाराज़ होते हैं कि जी हम मैसेज करते हैं आप जवाब नहीं देते, या कॉल करते हैं आप बात नहीं करते। अभी भी कल एक साथी का मैसेज आया कि जी वो मैंने मैसेज किया हुआ आपको जवाब दे, मैंने फिर उसका स्क्रीनशॉट भेजा कि यार ये 3000 मैसेज इस वक्त मेरे व्हाट्सएप पे खड़े हैं, तो मैं किस किस को जवाब दूँ? अगर सिर्फ जवाब ही दूँ तो फिर काम कब करूँ? तो यकीनन ये जो लोग मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं उनकी मोहब्बत है, और ये मोहब्बत वो है कि जिसमें कोई लालच शामिल नहीं है, कोई तमा शामिल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मोहब्बत है, वो है अल-हुब्बु लिल्लाह। और ये दुनिया की खालिस तरीन मोहब्बत है, और इस मोहब्बत का जवाब मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मैं अक्सर शर्मिंदा होता हूँ कि यार मैं इनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन जब फारिग बैठता हूँ, वक्त मिलता है, चूँकि मैं फैमिली मैन भी हूँ, बच्चे भी हैं, घर बार को भी देखना होता है, स्टूडियो देखना होता है, असफार होते हैं, सारा के दरमियान में कभी वक्त मिले तो व्हाट्सएप खोल के मैसेज देख के तो जो कोई ज़रूरी बात हो उसका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो लोग मोहब्बतों से नवाजते हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनकी मोहब्बतों को मेरे दिल में कदर है उनकी, बिल्कुल है कि ये जो आपकी मोहब्बत है ये मेरे काम की वजह से है, और मेरे जो दीनी काम अल्लाह मुझसे ले रहा है उस हवाले से है। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे, और आप दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा नाज़रीन, अब हम आते हैं जो अब हमारा असल मिशन है, लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी के हवाले से हम जानना चाहेंगे ये कौन सी जगह है। देखते हैं अमर भाई क्या जवाब देते हैं। अमर भाई, ये मेरे पास कुछ तस्वीर हैं, ज़रा गेस करें कि ये कौन सा इलाका होगा पाकिस्तान का। यार ये तो वो छोटे होते, अब तो कैलेंडरों का दौर ख़त्म हो गया, वो छोटे होते जो कैलेंडर्स होते थे तारीखों वाले, उसके ऊपर जो तस्वीरें लगी होती थी, कोई स्विट्ज़रलैंड की है, कोई कहाँ की है, वो कंप्यूटरों के अंदर भी हम लगाते थे वो स्क्रीन पे उसके। बिल्कुल। तो बल्कि वो मुझे याद आ गया, एक ज़माना जाहिलियत की बात है, वो एक फिल्म भी थी सलमान खान की, क्या नाम था उसका, जिसमें मुन्नी सी होती है, वो भी तस्वीर दिखाती है, वो कहता है ये तो स्विट्ज़रलैंड है लेकिन वो पता चलता है कि वो फिर कश्मीर है। तो मेरे नज़दीक ये कोई उसी तरह का मुल्क है, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो यकीनन पाकिस्तान का खित्ता ही होगा, तो आप खुद बता दें। अमर खान यासिर साहब, ये कोहिस्तान है। अच्छा, इस धरती से मेरा ताल्लुक़ है, और हमारी कोशिश यही होती है कि आखिर में हम ये तस्वीर दिखाकर अपने जो गेस्ट हैं उनको हम दावत दें कि आप कोहिस्तान आएँ। लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी है, खूबसूरती के लिहाज से एंड ऑफ ब्यूटी है, हेवन ऑन अर्थ। तो हम आपको दावत देंगे, आपने कोहिस्तान भी आना है, और यकीनन ये तस्वीर देख के अब आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या तासुरात है, मैं चाहूँगा कैमरे की नज़र कर दें। मैं तो हैरान, ये बल्कि इमरान खान साहब की तस्वीर भी आ गई है वहीं पे। तो ये क्या ये तस्वीर भी कोहिस्तान की है? ये कुछ सुपट वैलीज हैं, कोई मोड़ है। अच्छा, ये देखें जी, कोहिस्तान की सबसे खूबसूरत जगह हैं माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं अभी नवंबर में नीलम में था, मुजफ्फराबाद भी घुमा फिरा, और मानसरा जबूड़ी इधर उधर भी काफ़ी इलाकों में गए हैं, तो चित्राल भी गया हूँ। लेकिन इस तरह की झील ये जो आप दिखाई है, ये महीन झील है, सुपट वैली, ये इंतहाई खूबसूरत झील है। ये पानी का रंग वाकई ऐसे है, कलर ग्रेडिंग की गई है। बिल्कुल, ये हमारे कोहिस्तान के जो व्यूवर्स हैं आपके साथ कनेक्ट होंगे व्हाट्सएप पर भी, आपके फेसबुक पर भी, वो भी आपको पर्सनल पिक्चर्स भेजेंगे। ये बिल्कुल नेचुरल है, इस पे नो ग्रेडिंग। तो आप इसको क्यों नहीं हुकूमत का जो इदारा है टूरिज्म इंडस्ट्री, उनके साथ क्यों नहीं अटैच करते कि ये जो झील है, ये इस जगह का नाम सुपट वैली, और बिलखुसूस ये महीन गाँव में आती है। इसको हमारे एक साबिक़ा MPA थे अब्दुल सत्तार खान साहब, बड़े एक्टिव हैं टूरिज्म के हवाले से, उन्होंने बड़ा प्रमोट किया। रोड नहीं था, रोड लेके गए, बड़ा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले कहते थे ना वो नज़रों से ओझल थी ये वादी, अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ये वादी सामने आ गई है, मंजर यहाँ पर आ गई है। यहाँ एक फूल होता है ईडलवाइज, जो कि स्विट्ज़रलैंड का नेशनल फ्लावर है, वो इस झील के इर्द गिर्द पाया जाता है। इस झील के इंशाल्लाह आप जब आएंगे, और यकीनन मैं अभी 2021 में गया, और जब मेरी पहली नज़र इस झील पर पड़ी तो यकीन माने वो कपकपी सी तारी नहीं होती, वहाँ इस झील के पास जाएंगे कोई तजल्ली सी महसूस होती है। चलें जी, हमारी जो स्पिरिचुअल जगह है मेरे नेक्स्ट वेकेशन डेस्टिनेशन है उसमें हम बिल्कुल कोहिस्तान को शामिल करते हैं। बिल्कुल। अमार भाई को कोहिस्तान में बड़े लोग चाहते हैं, हमारे मजहबी लोग हैं, तो अमार भाई कोहिस्तान आ रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। ये जो तस्वीरें दिखाई हैं इन्होंने, मैं तो हैरान रह गया कि ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है,
اور عموماً جب اس کی بات کی جاتی ہے گھومنے پھرنے کی تو کشمیر کا نام آتا ہے یا نیلم ویلی، تو کوہستان کا اتنا زیادہ نام نہیں ہے اس حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے یا لوگوں کے رجحانات کے حوالے سے. تو بالکل آئیں گے جی، اس کو پروموٹ بھی کریں گے اپنے حلقہ احباب نے کہ یہ بھی ایک اچھی جگہ ہے دیکھنے کے لیے اور جانا چاہیے یہاں پہ. بالکل. عمار بھائی ہماری دعوت قبول کر رہے ہیں؟ بالکل قبول کر رہے ہیں، انشاءاللہ کوہستان میں ضرور آئیں گے. عمار بھائی سے انشاءاللہ جلد پھر سب کی ملاقات کوہستان میں ہوگی. ناظرین، عمار بھائی ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کوہستان ٹی وی کو وقت دیا. ناظرین یقیناً عمار بھائی کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، بڑی سنجیدہ گفتگو انہوں نے کی. ہماری کوشش رہتی ہے اس ملک کے لیے، اس خطے کے لیے جو بھی بندہ اچھا کام کرتا ہے، عمار بھائی تو تحفظ اسلام کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، ختم نبوت کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، علماء حق کا دفاع کر رہے ہیں، تو ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم ان سے انٹرویو کریں. اور میں اس وقت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس بندے کے ساتھ بیٹھا ہوں جو علماء حق کا دفاع کرتا ہے، ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے، تحفظ اسلام کی بات کرتا ہے. تو مجھے اس طرح کے لوگوں پر فخر ہے. عمار بھائی ایک دفعہ پھر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، ایک نئے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.